हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? सभी ने अच्छे से 10 एंजॉय किया है, मजे किए खूब। तो चलिए, मैं आयशा मलिक आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एएमएस क्लासेस पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए केमिस्ट्री। एंड आज की जो हमारी क्लास है वो है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लास, जिसकी हमारी बुक चल रही है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसकी हमारी यूनिट 6 चल रही है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसको आज हम इंशाल्लाह कंप्लीट भी करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका रह रहा है आरएस सिस्टम और कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म भी आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है, इसलिए हम उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और आरएस सिस्टम भी आपका आ जाता है। ठीक है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके ये। अब देखिए जो आपका होता है आरएस सिस्टम, जैसे अभी हमने ईजेड सिस्टम पढ़ा था पिछली वीडियो में, तो ईजेड सिस्टम क्या बता रहा था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का कॉन्फ़िगरेशन बताएगा कि भाई अगर उसमें कंपाउंड आपके सेम साइड है तो जेड और अपोजिट साइड है तो ई, इस तरीके से किया था ना हमने। अब इसी तरीके से जो आपका होता है आरएस सिस्टम, ये बेसिकली दिया गया था आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, भाई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स जो है या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होती है, बताया था मैंने आपको कि ये आइसोमेरिज्म कब होती है? जब मॉलिक्यूल का, जब आपका मॉलिक्यूल बोल लो या कंपाउंड बोल लो, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम होगा, मीन्स अणुसूत्र भी और संरचनात्मक सूत्र दोनों सेम हो जाते हैं, लेकिन उससे जो एटम अरेंज हैं स्पेस में 3D में, तो उनका हम अरेंजमेंट देखते हैं। ठीक है, उसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म क्रिएट होती है आपकी। तो देखिए अब वो 3D में अरेंज है तो हमें ये देखना है ना कि भाई वो किस तरीके से अरेंज है, इसलिए अब हम आरएस सिस्टम जो पढ़ेंगे ये हमें बताएगा कि एटम्स किस तरीके से अरेंज है, किस तरीके से वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करेंगे। ठीक है, इसलिए आरएस कॉन्फ़िगरेशन हम पढ़ेंगे आज। तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन यही बताएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव का कंपाउंड्स का एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बताता है, और इसको आपके 3 साइंटिस्ट ने दिया था, कोहन, इनगोल्ड और पेरिलॉग, जिन्होंने आपका सीक्वेंस रूल भी दिया था। और ये जो आपका आरएस सिस्टम था ये भी सीक्वेंस रूल पर ही आधारित है। उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि किस कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन आर है और किसका एस रहेगा। ठीक, तो चलिए एक बार इसकी थ्योरी समझिए, फिर उसके बाद हम एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से क्लियर करेंगे। इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। पहले इसका मतलब समझिए, आरएस सिस्टम लैटिन वर्ड है ये। आर का मतलब होता है रेक्टस, मीनिंग क्लॉकवाइज। ठीक है, जो सीधी तरफ को घुमाएगा। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, मींस एंटी क्लॉकवाइज। अगर कंपाउंड में एटम जो है कंपाउंड अगर पीपीएल को क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ठीक, तो देखिए इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। तो चलिए एक बार इसका पहले मीनिंग समझिए। आरएस सिस्टम लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है आर। आर का मीन्स रेक्टस, मीन्स क्लॉकवाइज। ठीक, एस का मतलब सेंस्टर, सेनिस्टर, इसका मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैंने आपको समझा ही दिया क्या होते हैं। देखिए अब इट इज द एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है, मींस संपूर्ण विन्यास। इट वाज गिवन बाय, इसको दिया था कोहन, इनगोल्ड, प्रीलोग, 3 साइंटिस्ट ने इन्होंने दिया था। इट इज बेस्ड ऑन सीक्वेंस रूल, जो कि आपका किस पर आधारित है? सीक्वेंस रूल पर आधारित है, अनुक्रम नियम पर। ऑल ग्रुप्स एट कायरल कार्बन एटम्स आर असाइन्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर प्रायोरिटी ऑर्डर, दैट इज 1 2 3 4। अब आपको पता है जो सीक्वेंस रूल होता है इसमें हम जो कायरल कार्बन होता है उसके पास जो ग्रुप अटैच रहते हैं या एटम अटैच रहते हैं, उनको हम प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर क्या नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 रख देते हैं उनका नंबर। ये क्या नाम है सीक्वेंस रूल में, तो यही चीज लिखी है यहाँ पर। The sequence from 1 to 3 will decide the configuration of compound। अब इनमें से जो आपके 1 2 3 एटम होंगे जिनको आप वन नंबर दोगे, 2 दोगे, थर्ड वो दोगे, आप 1 दोगे, 2 दोगे और 3 नंबर दोगे। ठीक है, वही आपका कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, मींस बताएंगे। जो आपका फोर्थ है उसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं क्योंकि इसकी जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम है, तो इसको हम बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं कि भाई इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसे बिल्कुल निकाल देते हैं हम इसमें से। विल डिसाइड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड, तो अब ये तीनों आपके क्या करेंगे, 1 2 3 पर जो आपके नंबरिंग वाले एटम होंगे वो डिसाइड करेंगे कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन, विन्यास। इफ इट इज इन क्लॉकवाइज, अगर 1 2 3 आपका आता है क्लॉकवाइज, मींस इस तरीके से आपका 1 यहाँ हो, 2 यहाँ हो, 3 इस तरीके से क्लॉकवाइज आता है, तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कंपाउंड का वो हो जाता है आर। आर का मीनिंग ही क्या है, क्लॉकवाइज। एंड इफ इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज, और अगर ये आते हैं 1 2 3 आपके एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, देन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंपाउंड इज एस। तब जो कॉन्फ़िगरेशन होगा कंपाउंड का वो हो जाता है एस। अब यहाँ पर एक नोट लिखा है मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। क्या है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप शुड बी ऑन वर्टिकल। ठीक है, जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप होगा, मीनिंग
इसका मतलब क्या है, जो आपका 4th नंबर का होगा इसकी प्रायोरिटी सबसे कम होगी, हमेशा होना चाहिए वर्टिकल पर। जो आपका लोअर प्रायोरिटी ग्रुप होना चाहिए वो हमेशा वर्टिकल पर होना चाहिए। वर्टिकल का क्या मीनिंग है, ऐसे सीधे लाइन। ये मैंने देखो आपको इस तरीके से दिखा भी दिया है कि अगर ऐसे अटैच है यहाँ पर हो इन वाली साइड्स पर, ठीक है, तो लोअर आपका प्रायोरिटी ग्रुप हमेशा होना चाहिए वर्टिकल लाइन पर। ठीक, तो यहाँ तक की थ्योरी आप सभी को अच्छे से क्लियर हुई हो। तो नेक्स्ट हम फिर इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एक बार आप इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे हमारे पास है ये एग्जाम्पल, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम नंबरिंग करेंगे। सीक्वेंस रूल तो सभी को पता होगा, या गया माइंड से, निकल गया सभी के गुल। तो देखिए सीक्वेंस रूल सभी को पता होगा, तो अब देखिए उसके अकॉर्डिंग हम इन्हें प्रायोरिटी देंगे। कैसे, ये कायरल कार्बन है आपका, ये सारे एटम इससे अटैच है, अब इन्हें हम प्रायोरिटी देते हैं सीक्वेंस रूल के आधार पर। और वो कैसे देखते हैं, जब एटॉमिक नंबर, एक बार बता रही हूँ फिर से, अगर गायब हो गया होगा, उड़ गया होगा माइंड से आपके, तो एक बार याद आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होता है, जिस एटम का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी उतनी ज्यादा। तो यहाँ पर इसका होता है 35, Br का इसका 17 और इसका 53 और इसका 1। अब सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर I का है तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, फर्स्ट नंबर। ठीक, इसे हम क्या दे देंगे, सेकंड, इसके बाद ये आ जाएगा आपका, इसके बाद ये और इसके बाद ये, इसे दे दोगे फोर्थ। ठीक, अब यहाँ पर जो आपका लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है, वर्टिकल लाइन पर है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन आना होगा वही आएगा। अभी मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूंगी। ठीक है, तो जो लोअर प्रायोरिटी ग्रुप है वो यहीं पर है। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन जो आएगा वही रहेगा। अब देखिए, अब आपका 1 2 3 चलते हैं। अब हमें कहाँ चलना है, 1 2 3 पे चलना है। ये तो कहता है आरएस सिस्टम में भी यही पढ़ा है कि 1 2 3 चलो, और देखो अगर क्लॉकवाइज आता है तो क्या होगा, आर आर होगा कॉन्फ़िगरेशन, और अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है एस। तो हम कैसे जा रहे हैं, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज जा रहे हैं ना, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर। अब इसकी आप बना लो अगर मिरर इमेज। मिरर इमेज में क्या कर देते हैं, इसको पलटकर ए इस तरीके से रख दोगे। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, ये सी, यहाँ पर ये बी आर, और ये तो एच ऐसे ही रहेगा। ये चीजें फ्लिप हो जाती है, ए यूं उठाया और इस तरीके से रख दिया इसको, तो क्या हो जाएगा, ये आई आ जाएगा इधर और ये सी एल आपका इधर। ठीक है, तो अब वही प्रायोरिटी रखो फटाफट इनकी, इसकी फर्स्ट, इसकी सेकंड, इसकी 3 और इसकी 4, इस तरीके से हो जाएगा। अब आप देखो अब कैसे जा रहे हो, 1 2 3 जाओ। अब कैसे जा रहे हो, दिख रहा है ना, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आपका एस। ठीक है, तो आई होप आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, इतना हार्ड है नहीं है। देखिए अब सेकंड देखिए, सेकंड एग्जांपल। ये तो फर्स्ट का ही दूसरा पार्ट हो गया कि मिरर इमेज अगर इसकी बना दें हम तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारे पास है ये एग्जांपल, अब यहाँ पर करो। यहाँ पर सबसे पहले ये देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी, फर्स्ट रूल याद करो, जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा उसकी प्रायोरिटी इतनी ज्यादा। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, यहाँ पर भी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ये बात बाद में करेंगे कि सेकंड एटम को देखेंगे, ये बात बाद में ध्यान करना। और ये हाइड्रोजन है, तो एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन का होगा, तो अब ऑक्सीजन का हो जाएगा, इसकी प्रायोरिटी तो बाद में ही आएगी। अब इन दोनों को देखो, अब इन दोनों में ऑक्सीजन ही अटैच है इससे, तो हम क्या करते हैं, सेकंड एटम पे जाएंगे। सेकंड रूल यही कहता है कि अगर कार्बन से एटम जो जुड़े हुए हैं वो फर्स्ट एटम, कार्बन से जुड़ा हुआ फर्स्ट एटम कैसा हो, सिमिलर, तो फिर हम सेकंड एटम को देखते हैं। ठीक है, तो सेकंड एटम को जब आप देखोगे तो जैसे ये हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या है, सेकंड एटम कार्बन, तो ये जीत जाएगा क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है हाइड्रोजन से, तो इसकी प्रायोरिटी क्या आ जाएगी, फर्स्ट, इसकी आ जाएगी सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड पर ये आ जाएगा और फोर्थ पर ये। ठीक है, तो अब 1 2 3 चलो, 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से जा रहे हो। कैसे जा रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है आपका एस। ठीक, अब आ जाओ थर्ड एग्जांपल। जैसे हमारे पास है ये थर्ड एग्जांपल, अब इसमें प्रायोरिटी दो। पहले देखो यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन, तो पहली प्रायोरिटी तो ऑक्सीजन को, इस वाले को जाएगी फर्स्ट। अब इसके बाद यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन से कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी, ये जाएगा सेकंड पर, ये जाएगा आपका थर्ड पर, और ये जाएगा फोर्थ पर, सॉरी ये हाइड्रोजन जाएगा फोर्थ पर। तो अब चलो 1 2 3 ऐसे 1 2 और 3, तो अब भी कैसे जा रहे हो आप, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो। एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो तो आ जाएगा एस,
लेकिन यहाँ पर आपको दिख रहा है लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है आपका, हॉरिजॉन्टल, ये वाली जो साइड होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक। और ये जो आपकी सीधी लाइन होती है उसे बोलते हैं वर्टिकल, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पे प्रेजेंट है, इस पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अगर इस पे प्रेजेंट होता है, ये रूल, ये एक नई ट्रिक है जो मैंने लिखी है, ये आपको याद रखनी है, इससे आप इजीली कर भी पाओगे कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। क्या याद रखना है, बस इसे देखना है कि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप आपका अगर हॉरिजॉन्टल पर आ जाता है तो आप जस्ट अपोजिट कर दोगे, मीनिंग जैसे यहाँ पर हमारा एस आया था कॉन्फ़िगरेशन, तो इसे उल्टा कर दो, एस की बजाय क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर, ठीक है। तो ऐसे हो जाता है अगर हॉरिजॉन्टल पर है प्रेजेंट ग्रुप लोअर प्रायोरिटी वाला, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन। अब यही चीज मैंने यहाँ पर लिख दी है, देखो, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप प्रेजेंट, अगर लोअर प्रायोरिटी ग्रुप आपका प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल पर तो कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे, अगर आपका आ रहा है आर तो उसको कर दो एस, और अगर एस आ रहा है तो उसको कर दो आर, ठीक है। तो इसको भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, फिर उसके बाद हम इरिथ्रियो और थ्रियो आइसोमर्स क्या होते हैं वो समझते हैं, ठीक है। तो एक बार आप यहाँ तक के ये एग्जांपल भी, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, इरिथ्रोथ्रियो या फिर डायस्टीरियोमर्स भी इनको बोल देते हैं। डायस्टीरियोमर्स का पता है आपको, एनेंटियोमर और डायस्टीरियोमर मैंने आपको पढ़ा रखा है। डायस्टीरियोमर्स ऐसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, ठीक, वो आपके डायस्टीरियोमर्स होते हैं। इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन आर, इसका इस्तेमाल, अब देखिए जो आपका इजेड सिस्टम था वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बारे में बता रहा था कि अगर सेम ग्रुप सेम साइड है तो जेड और अपोजिट डायरेक्शन में तो ई, और आपने इसी तरीके से सिस ट्रांस पढ़ा था, तो सेम ये भी ये इसी तरीके से होगा, लेकिन ये हम किस में देख रहे हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स के लिए यूज करेंगे इसका हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इट इज यूज्ड इन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स हैविंग कॉन्फ़िगरेशन आर, आर सी ए बी आर डैश, अगर किसी कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, मींस आर का मतलब होता है कोई एल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप डिफरेंट होगा, यहाँ पर भी डिफरेंट होगा, दोनों एल्काइल ग्रुप डिफरेंट है, बीच में 2 कार्बन होंगे और उन कार्बन से क्या होंगे, एटम अटैच होंगे, ठीक, मींस चिरल कार्बन होगा, ठीक है। अब इस कार्बन से इफ कायरल कार्बन एटम्स हैव सेम ग्रुप्स आर इन सेम साइड, अगर जो आपका कायरल कार्बन है उस पर सेम ग्रुप आपके सेम साइड आ जाए तो इरिथ्रो बोल दोगे इसको, और अगर कायरल कार्बन पर जो एटम्स प्रेजेंट है और उनके जो ग्रुप्स हैं वो क्या हो जाए, डिफरेंट डायरेक्शन में हो, तो उसको बोल देंगे थ्रियो। जैसे हमने सिस ट्रांस पढ़ा था सेम वही है, बस ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स में यूज हो रहा है ये वाला, ठीक है। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए ये होगा इरिथ्रोथ्रियो, उसके लिए सिस ट्रांस या इजेड सिस्टम यूज होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए, तो सेम वही है। अब देखिए, देन आइसोमर कंसीडर एज इरिथ्रो आइसोमर्स इफ कायरल कार्बन एटम्स हैव सेम ग्रुप्स इन अपोजिट साइड, और अगर कायरल कार्बन एटम पर जो सेम ग्रुप है वो अपोजिट साइड होंगे, विपरीत दिशा में होंगे, देन सच आइसोमर इज नोन एज थ्रियो आइसोमर, तब इन आइसोमर को हम बोल देते हैं थ्रियो आइसोमर्स। अब एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास ये है आर सी ए बी, यही जैसे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन बताया था कि जिन कंपाउंड का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, जैसे आर सी ए बी और आर डैश, ठीक। अब यहाँ पर देख रहा है ए और बी कहाँ है, सेम साइड है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इरिथ्रो। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी सेम क्या है, बट सेम ग्रुप जो है ए और ए कैसे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पर बी और बी भी कैसे अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो जाएंगे आपके थ्रियो, ठीक। अब अगर मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि इनमें से कौन सा स्टेबल होगा, कौन सा होगा, जो कि आपका कौन सा होगा, थ्रियो, क्योंकि थ्रियो में जो ग्रुप हैं उनके बीच रिपल्सन कैसा है, मिनिमम, और रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ये जो होगी थ्रियो इरिथ्रो वाले, इनमें रिपल्सन ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, कम, ठीक है, अनस्टेबल रहेंगे, एक दूसरे से दूर दूर जाएंगे। अब जैसे एग्जांपल है यहाँ पर ये, अब यही एग्जांपल दिखा दिया मौलिक कंपाउंड लेकर कि भाई CH3 था और इसमें ये सेम ग्रुप सेम साइड है तो इरिथ्रो, और अगर सेम ग्रुप आपके जैसे H और H और OH और OH कैसे अपोजिट, तो ये आपका हो जाएगा थ्रियो, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से क्लियर हुआ हो, ठीक है। तो एक बार आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट आती है इसमें हमारी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरूपण समावयवता, ठीक है। अब ये जो समावयवता है ये थोड़ी सी अलग होगी, ये किस में होती है, देखिए ये होती है आपकी एल्केन्स में। जैसे हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ी थी वो किस में हो रही थी, एल्कीन में हो रही थी, डबल बॉन्ड की वजह से आ रही थी, वो डबल बॉन्ड में क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है, जिसकी वजह से सिसो ट्रांसफॉर्म बनती है।
इसमें क्या होता है, आपका सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन्स में आपका सिंगल बॉन्ड होगा, तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा। और मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो वो क्या करते हैं, इजीली उस पर जो एटम है या कार्बन इजीली क्या हो जाते हैं, रोटेट हो जाते हैं। और रोटेट होने की वजह से उन पर जो एटम है वो भी क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। जब कार्बन एटम रोटेट होगा तो उन पर जो एटम ग्रुप लगे हुए हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रोटेट हो जाएंगे। इसमें होता है फ्री रोटेशन, ऐसे घूमता रहता है, घूमेंगे ये दोनों कार्बन, अब ये घूमेंगे, एटम्स घूमेंगे, तो इसकी वजह से जो समावयवता क्रिएट होती है उसी को हम बोल देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म या फिर संरूपण समावयवता। अब इसमें आपकी दो फॉर्म बनेगी, दो आइसोमर बनेंगे, एक स्टैगर्ड और एक इक्लिप्स्ड। ठीक है, अगर आपके सेम ग्रुप आपके होते हैं प्रेजेंट, अगर सेम ग्रुप्स आपके प्रेजेंट होंगे तो वो आपकी कहलाती है इक्लिप्स्ड फॉर्म। और अगर आपके सेम ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डायरेक्शन में होंगे तो वो कहलाएगी स्टैगर्ड। अब आपको पता है सेम ग्रुप सेम डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्सन कैसा होगा, ज्यादा होगा, और फॉर्म कैसी होगी, अनस्टेबल। और अगर सेम ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिपल्सन कैसा होता है, मिनिमम होता है, और फॉर्म आपकी कैसी हो जाएगी, स्टेबल। तो जो आपकी इक्लिप्स्ड फॉर्म होती है वो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म से क्या होती है, अनस्टेबल होती है। या ऐसे बोल लो, जो आपकी स्टैगर्ड फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इक्लिप्स्ड फॉर्म से। तो आई होप आप सभी को ये अच्छे से क्लियर हुआ हो सारा। अब इसकी देख लेते हैं हम थ्योरी फटाफट। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म इन एल्केन्स, कार्बन एटम्स आर अटैच्ड बाय सिंगल बॉन्ड। एल्केन्स में जो कार्बन परमाणु होता है वो जुड़ा हुआ होता है सिंगल बॉन्ड से, एकल बंध से। इन देयर स्ट्रक्चर, इनकी संरचना में द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज लोएस्ट। अब इनकी जो स्ट्रक्चर होगी उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स आकर्षण कैसा होगा, कम, लोएस्ट होगा। सो इसलिए ईच कार्बन एटम कैन रोटेट फ्रीली। अब जो कार्बन एटम होंगे वो इजीली क्या कर पाएंगे, रोटेट कर पाएंगे, फ्रीली रोटेट करेंगे। इट विल क्रिएट एन आइसोमेरिज्म। अब ये क्या करेंगे, इससे घूमने की वजह से इनमें क्या होगी, एक आइसोमेरिज्म क्रिएट होगी, एक समावयवता। द आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स। जो आइसोमेरिज्म हुई फ्री रोटेशन की वजह से कार्बन एटम की, वो कहलाएगी आपकी कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो अगर आ जाए ऐसा कि भाई जो फ्री रोटेशन की वजह से आइसोमेरिज्म होती है उसका क्या नाम है, और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से जो आइसोमेरिज्म हो रही है उसका क्या नाम है। तो समझ आ गई आपको। अगर फ्री रोटेशन हो रही है मीन सिंगल बॉन्ड के बीच जो आइसोमेरिज्म होगी, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बीच जो आइसोमेरिज्म होती है वो कन्फर्मेशनल होगी। और अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के बीच जो आइसोमेरिज्म होती है वो आपकी कौन सी हो जाती है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो देखिए कहां पे हम, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू फ्री रोटेशन ऑफ कार्बन एटम्स अराउंड सिंगल बॉन्ड। जो कार्बन एटम्स के बीच क्या हो रही है, आइसोमेरिज्म, उसके फ्री रोटेशन की वजह से जो सिंगल बॉन्ड के चारों ओर आइसोमेरिज्म क्रिएट हो रही है उसी को हम बोल देते हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। टू टाइप्स ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स आर फॉर्म्ड। इसमें दो तरीके के कन्फर्मेशनल आइसोमर्स बनेंगे विच आर कॉल्ड, जिनको हम स्टैगर्ड और एक्लिप्स्ड बोल देंगे, इनको हिंदी में भी यही बोलते हैं। When similar groups of carbon atom will overlap each other, अगर कार्बन एटम के सिमिलर ग्रुप क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, देन इट इज एक्लिप्स्ड फॉर्म। तब वो आपकी क्या कहलाएगी, एक्लिप्स्ड फॉर्म कहलाएगी। इट इज अनस्टेबल, जो कि कैसी होती है, अनस्टेबल होती है, क्योंकि सिमिलर ग्रुप ओवरलैप कर रहे हैं। ड्यू टू रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे दिखा देना इस तरीके से एरो के साथ, रिपल्सन क्या होगा, ज्यादा होगा, ये साइन इसलिए दिखा देते हैं हम। व्हेन सिमिलर ग्रुप्स ऑफ कार्बन एटम्स आर अपोजिट टू ईच अदर, और अगर कार्बन एटम से जो ग्रुप अटैच हैं सिमिलर, वो क्या हो, अपोजिट साइड हो, तब उसको हम बोल देते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और ये कैसी होगी, स्टेबल ड्यू टू लो रिपल्सन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को यहाँ तक का अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो फटाफट आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आई होप आप सभी का अच्छे से क्लियर हुआ हो। ठीक है, तो आगे का जो हमारा बचा हुआ है न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला रह रहा है, और हमारा क्या रह रहा है, कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म इथेन में आपकी पूछ ली जाती है, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो जिन बच्चों को नोट्स चाहिए हर टॉपिक के, वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।